अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज प्रोटीन स्ट्रक्चर, बॉटनी पेपर सी में से है। ठीक है, तो आज सी की बारी है और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है वो डी की बारी होगी। हम इसी तरह अपने सीक्वेंस के साथ जो है वो चलते रहेंगे। ठीक है, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, आपने सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, फिर फुल वीडियो को वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, पाक बोटैनिस्ट ऑफिशियल पे, और डीएम करके कुछ भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वहां पे भी रिस्पांस दिया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हमारे पास क्या है, ए प्रोटीन स्ट्रक्चर। अब क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था प्रोटीन क्या चीज़ है, कैसे बनते हैं, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं, कौन सी चीज़ें उसमें आती हैं। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। So a protein structure can be described in terms of levels of the organization. यानी जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसको हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे डिस्क्राइब करते हैं कि जो लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के किस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, उसमें जो अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उस बेस पे फिर हम बताते हैं कि ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर कौन सा होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें डिफरेंट वेरिएशन पाई जाती हैं। इन 1953 फ्रेडरिक सांगर, ए बायोकेमिस्ट इन Cambridge, showed first time the elucidated amino acid sequence of the bovine insulin। सबसे पहले फ्रेडरिक सांगर ने 1953 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम करते हुए बोवीन अमाइनो इंसुलिन के साथ काम करते हुए उसने बताया कि इसके अंदर अमाइनो एसिड का क्या सीक्वेंस है। उसकी उसने इलुसिडेशन प्रोवाइड की, मतलब उसकी वजाहत की, पूरा उसको बना के सीक्वेंस को बताया कि इस तरह से इसमें अमाइनो एसिड्स अरेंज हैं। So Sanger's techniques involve the identifying the amino acid residues by labeling it with the yellow कंपाउंड। उसने क्या किया था, उसने अमाइनो एसिड्स को येलो कंपाउंड के साथ स्टेन किया था और फिर बताया था कि देखिए किस तरह से अमाइनो एसिड की प्रेजेंस है। अगर एक अमाइनो एसिड इधर प्रेजेंट है तो दूसरा अमाइनो एसिड इस साइड पे, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, पांचवा इधर है। तो इस तरह उसने जो है वो उसको लेबल करके तो बताया कि यहाँ पे भी एक अमाइनो एसिड है, यहाँ पे भी एक अमाइनो एसिड है। तो इस तरह आप पॉइंटर की मूवमेंट को चेक करें, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे है या यहाँ पे है। तो उसने उसको येलो कलर से कंपाउंड से पेन करके लेबल करके बता दिया कि इस तरह अमाइनो एसिड अरेंज है। तो द प्रोटीन वाज कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन को फिर हाइड्रोलाइज कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स थे वो उनके सामने आ गए कि कौन कौन से अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट हैं। द लेबल्ड अमाइनो एसिड्स वर सेपरेटेड, उनको फिर अलग कर दिया गया एक दूसरे से बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट किया गया एंड आइडेंटिफाइड, फिर उनकी पहचान की गई कि यहाँ पे कौन कौन से अमाइनो एसिड है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि मोर देन 200 अमाइनो एसिड्स जो है वो नेचुरली अकरिंग है, जिसमें से 20 अमाइनो एसिड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। तो फिर जाहिर है उन सबके अलग अलग नेम्स भी हैं। तो उन्होंने उसको सेपरेट किया था पेपर क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस से। आई होप कि आप में से पेपर क्रोमेटोग्राफी आप बहुत से स्टूडेंट्स ने परफॉर्म की होगी। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। जब आप इसको परफॉर्म करते हो काफी मजे का एक्सपेरिमेंट होता है कि आप उसको केमिकल्स को ला के डिप करते हैं, पेपर को हैंग करते हो और फिर उसके ऊपर आपको जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो चलते हुए नजर आते हैं या उनकी डिफरेंट पोजीशन नजर आती है। इस तरह हम अमाइनो एसिड को सेपरेट करते हैं। कलर्ड कंपाउंड हो तो वो बहुत ही प्यारा क्रोमेटोग्राम बनता है और फिर उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो लेटर दिस टेक्निक वाज कंबाइंड विद द एसिडिक एंड द एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। बाद में इसी टेक्निक को यूज किया गया, लेकिन उसमें एडिशन क्या कर दिया कि एसिडिक और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस की गई, यानी एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस की गई और एंजाइम्स की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस की गई। द प्रोटीन्स इनटू द शॉर्ट पेप्टाइड चेन्स, यानी प्रोटीन को पेप्टाइड चेन्स में तोड़ दिया गया, विच अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन विच द अमाइनो एसिड सीक्वेंस वाज डिटरमिन्ड। और फिर उन पेप्टाइड चेन्स के अंदर अमाइनो एसिड सीक्वेंस को डिटरमिन किया गया, देखा गया कि अमाइनो एसिड्स का उन पेप्टाइड चेन्स में कैसा सीक्वेंस है या क्या तरतीब है। ठीक है, एंड देन सांगर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क इन 1959। और फिर सांगर को 1959 में उसके इस काम के लिए जो है वो वर्क नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो ये जो है ये थोड़ी सी हिस्ट्री है कि किस तरह से अमाइनो एसिड या प्रोटीन और उसके बारे में स्टडी का जो है वो आगाज हुआ, स्टार्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर की किस तरह की टाइप्स हैं या कैसे हम उसको जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे है कि हम 4 उनको नेम्स देते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये 4 नाम है जो टाइप्स हैं कि किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स। अब ये कैसे, इनके डिटेल्स को नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर। व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे कुछ कंपैरिजन के साथ मैंने आपको बताया
ताकि आप उसको जो है वो डिफ्रेंशिएट भी कर सको कि अगर प्राइमरी होगा तो कैसा होगा, सेकेंडरी होगा तो कैसा होगा। आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप किसी चीज़ को कंपेयर करके स्टडी करते हो, वो थोड़ा और आपके लिए जो है वो क्लियर हो जाता है और ईज़ी हो जाता है उसको याद करना। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होगा? द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज द लाइन सीक्वेंस, लीनियर सीक्वेंस आप इसको कहो। जैसे यहाँ पे एक पॉइंटर है, इसके साथ ही एक और गोल पॉइंटर है, यहाँ पे तीसरा, चौथा। जैसे सिंपल इसकी एक एग्जांपल दी जाती है, एक वायर होती है या एक बीड्स होते हैं, जैसे गर्ल्स के नेकलेस वगैरह होते हैं। सिंपल बीड्स जो है वो आपने उसके अंदर, वायर के अंदर डाल दिए हैं, और वो आप देखो कि वो एक दूसरे के साथ सीधे सीधे अटैच है। बस किसी भी तरह की फोल्डिंग नहीं है, कुछ भी उसके अंदर ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। साथ साथ अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच है। लीनियर स्ट्रक्चर है, एक लाइन में सीधा बिल्कुल, ठीक है। ऑफ द अमाइनो एसिड इन द मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल उसका होगा, that is dictated by the information stored in the cell for this particular type of protein। और जाहिर है ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? सेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ये जो आप ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ते हो, पहले डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इसको डिक्टेट करती है, ये बताती है कि आपने पहले कौन सा अमाइनो एसिड लगाना है, दूसरा फिर कौन सा अमाइनो एसिड लगाना है, फिर थर्ड पॉइंट पे कौन सा लगेगा, फोर्थ पॉइंट पे कौन सा लगेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें सेल में से मिल जाती है, और फिर वो प्रोटीन को बनाते हैं, इस स्पेसिफिक प्रोटीन को, उस खास को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड द अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, जाहिर है वो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं बाय दी पेप्टाइड बॉन्ड्स। इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड्स होगा। अब आपने इस बात को याद रखना है कि जो हमारे पास ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आएंगे, इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में आपने देख लेना है कि जो ये बॉन्ड्स होंगे ना, ये बॉन्ड्स की टाइप्स डिफरेंट आएंगी, तो फिर उससे भी आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी की, टर्शियरी की, या फिर क्वाटरनरी की। तो ईच प्रोटीन हैज अ डिफरेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर, हर प्रोटीन का अलग प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल डिफरेंट। आप बता सकते हो कि यहाँ पे हम किस प्रोटीन की बात करें, यहाँ पे उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा है, तो दूसरे की बात करेंगे उसका ऐसा है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट, आराम से आप उसको अलग अलग कर सकते हो। एंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज डिटरमिन्ड बाय द स्ट्रक्चर फीचर्स ऑफ ए प्रोटीन। अब जो सीक्वेंस होगा ना अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, यानी अगर पहले हमारे पास एलानिन है, बाद में सिस्टीन है, थर्ड पे कोई और अमाइनो एसिड है, तो इस तरह जब दो तीन अमाइनो एसिड, आपको पता है कि उसके ये सीक्वेंस चल रहा है। सेकंड पे जब इस तरह से दूसरे प्रोटीन में आपने देख लिया कि एलानिन पहले आ गया है, लाइसिन बाद में आ गया है, ल्यूसीन फिर थर्ड वन आ गया है, तो उसमें सीक्वेंस चेंज हो गया है अमाइनो एसिड्स का। तो दिस सीक्वेंस आल्सो डिटरमिन्स द स्ट्रक्चरल फीचर्स, ये स्ट्रक्चरल फीचर्स भी बताएंगे, क्योंकि हमें चेंज हो जाएगा प्रोटीन का, ये अब कौन सा स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, उसका नाम बदल जाएगा। एंड देयरफॉर द बायोलॉजिकल फंक्शंस, और साथ ही उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस भी चेंज हो जाएंगे कि ये कहाँ पे यूज हो रहा है, लिविंग वर्ल्ड में इसका क्या रोल है, कहीं पे स्ट्रक्चर बना रहा है, कहीं पे कोई रिएक्शन कर रहा है, ये यूज किस जगह पे हो रहा है, काम क्या करेगा। तो ये सब चीजें अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करेंगी कि कैसा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, इसी तरह फिर वेराइटी बन पाएगी ना, ठीक है। Even the small variation in the sequence can alter or destroy the protein function। यहाँ तक कि अगर एक जरा सा भी चेंज हो जाए ना, अमाइनो एसिड का चेंज हो जाए प्रोटीन के अंदर, तो उससे भी जो सारा स्ट्रक्चर फंक्शन होगा ना प्रोटीन का, स्ट्रक्चर तो डिस्टर्ब होगा ही होगा ना, फिर उसका साथ ही फंक्शन भी बदल जाएगा, वो प्रोटीन अपना काम करना छोड़ देगी, या फिर उसकी वजह से कोई और उससे मिलता जुलता या काम, या उससे अलग काम करना शुरू कर देगी। बिल्कुल उसके फंक्शन पे भी उतना ही उसका असर होगा जितना उसके स्ट्रक्चर पे होगा। तो सेकंड बात जो है हमारे पास आ जाएगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, कि किस तरह से प्राइमरी अब डिफर करेगा सेकेंडरी के साथ। पॉलीपेप्टाइड चेन्स में बिकम फोल्डेड और ट्विस्टेड इन वेरियस वेज। अब इसमें ये होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो थोड़ी ट्विस्ट कर जाती है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे ना डिटेल में, इमेज के साथ डायग्राम के साथ समझाऊंगी, तो और आपको पता चल जाएगा। उसमें हमारे पास सिंपल यहाँ पे था कि लीनियर चेन है, वो सीधे सीधे जो प्रोटीन है एक दूसरे के साथ अटैच है, यही पढ़ना प्रोटीन प्राइमरी में। सेकेंडरी में यहाँ पे क्या है कि ये फोल्ड हो सकते हैं, यानी जैसे हम किसी भी चीज को, वायर को फोल्ड करते हो, एक पॉइंट उसका लेके दूसरे के ऊपर रख देते हो, और या फिर ट्विस्ट हो सकते हैं, जैसे हम उसको आपस में मरोड़ देते हैं, उसको हम कहते हैं ट्विस्ट हो गया, ठीक है। So the most common ways are the coiled to form the helix, जिसको हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द केराटिन फाउंड इन आवर हेयर और द वूल। अब इसमें आगे भी डिस्टिंक्शन आती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अगर तो वो क्वाइल की तरह हो रहा है, जैसे आप किसी भी तरह की क्वाइल देखते हो, जलेबी नहीं देखते, कोई भी क्वाइल होती है जो राउंड राउंड एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम जाती है गोल गोल, उसको हम कहते हैं ये क्वाइल का स्ट्रक्चर है। तो अगर वो क्वाइल के फॉर्म में घूम गया, या क्वाइल की तरह से उसने अपना स्ट्रक्चर जो है वो बनाने की कोशिश की, तो उसको हम नाम देंगे दिस इज अल्फा हेलिक्स। या स्प्रिंग की तरह की एग्जांपल है ना, वो बिल्कुल कॉइल है,
तो वो स्प्रिंग की तरह का अपने आप को अगर फोल्ड करता है तो दिस इज अल्फा हेलिक्स। और इसकी एग्जांपल में क्या, केराटिन प्रेजेंट इन हेयर, जो हमारे बालों में केराटिन प्रेजेंट होता है वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। एंड द वूल, और ये जो ऊन होती है उसमें भी जो प्रोटीन होता है वो भी क्या होता है, अल्फा हेलिक्स। टू फोल्ड इनटू शीट्स, या फिर ये हो सकता है कि वो शीट्स की शक्ल में फोल्ड हो जाए। शीट्स की शक्ल में फोल्ड होने का मतलब ऐसे है कि जैसे आप एक फ्लैट सा वो ले लें, जैसे बेल्ट वगैरह आप ले लो, या फिर कोई ऐसे आम आप कोई कपड़ा भी ले लो ना, कोई क्लॉथ का पीस लो, आप उसको फोल्ड करते हो, ठीक है। या जैसे कहते हैं ना प्लेट्स डालना, आपने देखा हो, पता नहीं अब आपको आइडिया, ये जो लेडीज है ना मोस्टली ये प्लेट्स डालती हैं अपने ड्रेसेस में जब डिजाइनिंग करती हैं, तो वो उसमें ऐसे होता है कि कपड़े को दरमियान से यूं फोल्ड कर दिया जाता है, तो वो एक प्लेट फिर सेकंड फिर थर्ड इस तरह से, उसी को हम कहते हैं कि प्लीटेड शीट्स है। या फिर जैसे हम तह लगाते हैं किसी चीज को, एक तह दूसरी तीसरी, या फिर एक और एग्जांपल है कि आपने कर्टन्स देखे हो अपने रूम के कर्टन्स, उन कर्टन्स को जब भी आप फोल्ड करोगे तो उसमें एक प्लीट्स आप डालते हो, पहले एक प्लीट उसको रखते हो, एक उसका हिस्सा होता है, फिर उसके ऊपर दूसरी प्लीट को फोल्ड करके रखते हो, तीसरी जो उससे ऑपोजिट साइड से आती है फिर उसको रखते हो, चौथी को उससे ऑपोजिट साइड पे रखते हो। तो यूं प्लीट्स डलती हैं जिसको हम प्लेट्स कहते हैं ना, एक्चुअली ये वर्ड प्लीट्स है इंग्लिश में, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर उसको तह दर तह रखते हैं, उसको हम कहते हैं दिस इज बीटा प्लीटेड शीट्स। तो आई होप कि अब आपको सही समझ आ गई होगी कि बीटा प्लीटेड शीट्स क्या होती हैं। तो दीज फॉर्म्स आर द रेफर्ड एज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं कि ये प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें ये दो टाइप है, एक अल्फा हेलिक्स और दूसरी क्या है, बीटा प्लीटेड। अब ये कि इनकी क्या वेरिएशन है, बीटा प्लीटेड कैसा होगा और अल्फा हेलिक्स कैसा होगा, जैसे मैंने आपको नॉर्मल बता दिया सेम वैसा। X-ray diffraction analysis shows that there are the 3 to 0.6 amino acid residues per turn of the alpha helix, कि एक टर्न में एक जब आप उसका बल देते हो, जैसे अल्फा हेलिक्स स्प्रिंग की एग्जांपल मैंने आपको दिया ना, तो स्प्रिंग के एक बल में 3.6 अमाइनो एसिड आ जाते हैं। जब उसको एक्सरे डायफ्रैक्शन के प्रोसेस से गुजार के चेक किया गया, उसका इमेज फॉर्मेशन की गई, तो ये बात सामने आई। एंड द हेलिक्स शेप इज मेंटेन्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और जो हेलिक्स शेप है इसमें कौन से बॉन्ड्स आएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। देख लें हमने प्राइमरी में कौन से बॉन्ड पढ़े थे, पेप्टाइड बॉन्ड्स, सेकेंडरी में आए हैं तो जो अल्फा वाला है सेकेंडरी में उसमें कौन से बॉन्ड्स आ गए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मैंने आपको पहले कहा है कि इन बॉन्ड्स को आप देख लो तो आप आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है। इन सम मॉलिक्यूल्स द एंटायर मॉलिक्यूल फॉर्म द हेलिक्स, कुछ में ऐसे होता है कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही हेलिक्स बनाता है या स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। और इन द प्रोटीन और इन अदर द प्रोटीन्स ओनली सर्टेन रीजन्स हैव दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसमें बाकी नॉर्मल सीधा ही होता है, प्राइमरी की फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ कुछ रीजन उसमें ऐसे आ जाते हैं, कहीं कहीं पे पोर्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो हेलिक्स का स्ट्रक्चर बना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये बीटा प्लीटेड अब कैसे होगा, द बीटा प्लीटेड शीट्स कॉमनली अकर इन द फ्लैट जिग जैग चेन्स, ठीक है, जिग जैग के फॉर्म में आते हैं। जैसे आप किसी भी चीज को जिग जैग की फॉर्म देते हो ना, ऊपर नीचे, तो वो जिग जैग की चेन्स बनाते हैं उसको फ्लैट। और फ्लैट के वर्ड से मैंने आपको बताया था जैसे आपने तह लगा देनी है एक चीज को दूसरी के ऊपर, तो दिस इज द बीटा चेन्स या बीटा प्लीटेड इसको कहते हैं। इन इनसॉल्युबल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ये मोस्टली किसमें होता है, जो इनसॉल्युबल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे प्रोटीन जो इनसॉल्युबल होते हैं। दूसरी बात स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं जो सेल में जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इन बीटा प्लीटेड शीट्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर लाइंड लीनियरली पैरेलल, अब ये पैरेलल होती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के बराबर, एंड आर लिंक्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और इसमें कौन से बॉन्ड्स आएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, किस किस के दरमियान, बिटवीन NH एंड द CO ग्रुप्स ऑफ द एडजेसेंट चेन। जाहिर है एक चेन के NH का बॉन्ड बनेगा दूसरी चेन के CO के बॉन्ड के साथ, ठीक है, तो वो आपस में हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और इसके जो है वो रिजल्ट में वापस में जुड़ते जाएंगे, रिजल्टिंग इन द जिग जैग शीट्स, तो जिग जैग शीट्स बन जाती हैं। दोनों में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी में आएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। द प्लीट्स रिजल्ट फ्रॉम द अलाइनमेंट ऑफ द जिग जैग पैटर्न, जिग जैग पैटर्न ऑफ एटम्स की प्लीट्स किस तरह बनती है, अलाइनमेंट की वजह से। इन दैट फॉर्म टू फॉर्म द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स की वो बैकबोन बना देगा। एंड इन सम प्रोटीन्स टू और द मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स अलाइन टू फॉर्म द प्लीटेड शीट्स, और कुछ केसेस में होता है कि दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड पूरी पूरी चेन्स भी आपस में जो है वो मिलके प्लीटेड शीट्स बनाते हैं। कुछ में एक ही शीट होती है, जो जैसे ये नेक्स्ट पॉइंट है, इन अदर द पेप्टाइड बॉन्ड्स पेप्टाइड
पेप्टाइड बॉन्ड फॉल बैक फोर टू फॉर्म दी प्लीटेड शीट्स। एक होता है कि आपने एक स्ट्रिंग ली है और उसी को वापस फोल्ड कर दिया जिग जैग की फॉर्म में, तो वो बीटा प्लीटेड शीट बन गई। एक ये है कि आपने एक पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन लिए, अब उनको आप जिग जैग में फॉर्म करे और एक दूसरे के साथ तय दर तय लगा रहे हो, तो वो भी हो सकता है। तो दोनों स्ट्रक्चर्स आते हैं बीटा प्लीटेड में। थर्ड हमारे पास है टर्शरी स्ट्रक्चर एंड फोर्थ इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। लास्ट टाइम फिर उसके बाद आपको इमेज के साथ थोड़ा समझाऊंगी ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस। इसमें थोड़ी इंटरेक्शन जब कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी अमंग द आर ग्रुप्स, किसके दरमियान में? जो आर ग्रुप्स हैं, अल्काइल ग्रुप्स हैं, इन द इंडिविजुअल अमाइनो एसिड, यानी हर अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जो आर ग्रुप है उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो दिस इंटरेक्शंस इंक्लूड द अट्रैक्शंस, इसमें अट्रैक्शंस भी हो सकती हैं, एंड द रिपल्शंस बिटवीन दी नॉन पोलर आर ग्रुप। अब अगर एक अमाइनो एसिड के आर ग्रुप की दूसरे अमाइनो एसिड के आर ग्रुप के साथ अट्रैक्शन हुई तो भी टर्शियरी स्ट्रक्चर बन सकता है, या फिर अगर वो होंगे दोनों नॉन पोलर तो उस केस में उनकी आपस में क्या हो जाएगी? रिपल्शन हो जाएगी, एक दूसरे को दूर कर देंगे। एंड द सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, और फिर जो उसके इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके दरमियान में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, आपस में अट्रैक्शन हो गई, तो इस फॉर्म में जो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा। इन एडिशन सल्फर कंटेनिंग आर ग्रुप, और अगर हम सल्फर कंटेनिंग आर ग्रुप्स को देख लें ऑफ द अमाइनो एसिड सिस्टीन, सिस्टीन ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें आर ग्रुप में सल्फर होता है, अगर इसको देखें तो इट कैन फॉर्म विद द कोवलेंट बॉन्ड्स, और ये ऐसे करता है कि ये कोवलेंट बॉन्ड्स भी बना सकता है। पहले हमने क्या बात पढ़ी है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, या आर ग्रुप के दरमियान में अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। दूसरी टाइप इसमें कौन सी आ रही है? कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब बदल गया ना। टर्शरी के केस में एक अट्रैक्शन और रिपल्शन का पॉइंट होगा, और दूसरा क्या हो सकता है कि वो कोवलेंट बॉन्ड्स बना ले with each other, and these are known as disulfide bonds, और उनको हम कहेंगे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, क्योंकि एक सिस्टीन के मॉलिक्यूल का S दूसरे सिस्टीन के मॉलिक्यूल का S, तो उसके दरमियान में दो S इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस वजह से इसको हम नाम देते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का। अभी जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है ये करता क्या है? इट लॉक्स द पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के उस पोर्शन को लॉक कर देगा इनटू अ पर्टिकुलर पोजीशन, एक खास पोजीशन में लॉक कर देगा। एंड मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शंस दैट give the protein tertiary structures are not covalent, therefore is relatively weak। ज्यादातर जो इसमें अट्रैक्शंस होती हैं वो कोवलेंट नेचर की नहीं होती, इसलिए जो है वो वीक ही होती हैं जो उनमें अट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे टर्शरी में हमने किस तरह की अट्रैक्शन पढ़ी है? रिपल्शन, अट्रैक्शन और कोवलेंट बॉन्ड्स, और कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि कोवलेंट होती ही नहीं है, तो उससे भी वो ज्यादा वीक किस्म की उसमें अट्रैक्शन होती है या बॉन्डिंग होती है। ठीक है, लास्ट हमारे पास है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। कैसे? मेनी प्रोटीन, फॉर एग्जांपल द हीमोग्लोबिन, बेस्ट एग्जांपल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की जो है वो दिस इज द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कंपोज्ड ऑफ द मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी उसमें वन मोर देन वन है, 2 3 4 5, यानी तकरीबन कम से कम टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी होती हैं। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब देखो इसमें किस तरह से वेरिएशन आई है। पहले हमने अकेले हाइड्रोजन बॉन्ड बने प्राइमरी में, सेकेंडरी में हमने जो है वो बीटा प्लीटेड शीट्स और अल्फा पढ़ी है, और उसमें सॉरी प्राइमरी में हमने पढ़े पेप्टाइड बॉन्ड्स, सेकेंडरी में पढ़े हाइड्रोजन बॉन्ड बीटा में और अल्फा में, और टर्शरी में हमने पढ़ी कोवलेंट और अट्रैक्शन और रिपल्शन। और अब देखें क्वाटरनरी में क्या आ गया है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी हैं, और हाइड्रोजन हाइड्रोफोबिक फोर्सेस या अट्रैक्शंस भी हैं, मतलब 3 से 4 किस्म की उसमें बॉन्डिंग आ गई है। तो जाहिर है जब इस तरह की बॉन्डिंग में वेरिएशन आएगी बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चेन्स, तो वो एक कॉम्बिनेशन बनाएगी, एक कॉम्प्लेक्सिटी परफॉर्म करेगी। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टाइप ऑफ प्रोटीन्स। और अगर हमारे पास इस तरह के इंटरेक्शन का एक कॉम्बिनेशन हो जाए में होल्ड दीज चेन्स, वो इन चेन्स को जो है वो आपस में क्या कर लेता है? होल्ड कर देता है, जोड़ देता है, एक जगह पे टका देता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं दिस इज दी क्वाड्री स्ट्रक्चर। सो दिस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन्स का ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है, इसको हम क्या कहते देते हैं? और द इंटरेक्शंस बिटवीन दी इंटरेक्शंस ऑफ द टू और द मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और इसके अलावा दो या इससे ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स की जो इंटरेक्शन होगी, दिस इज कॉल्ड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसको हम नाम देते हैं दिस इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। डन।
ठीक है। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे आप देख लो, आपको इजीली जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये जो सारा साथ में लिखा हुआ है इसको आप रीड कर सकते हो, ये वही सब कुछ है जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सीधी लीनियर सी एक चेन है। अगर ये थोड़ी सी मुड़ भी रही है तो उसमें ऐसा कोई केस नहीं है कि वो कोई फोल्डिंग शो कर रही हो। सिंपल है ना, एक बीट, दूसरा, तीसरा, चौथा, कैसे एक दूसरे के साथ साथ मोतियों की तरह जैसे लगे हो। तो एक चेन है, सीधी सी चल रही है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी में देखें, सेकेंडरी में हमने दो तरह के स्ट्रक्चर पढ़े हैं। एक हमने पढ़े हैं हेलिक्स की फॉर्म में। अल्फा इसलिए कहते हैं कि वो राइट साइड पे फोल्ड होता है, उसको कहते हैं हेलिक्स, ठीक है। तो दिस इज दी अल्फा हेलिक्स और दिस इज दी प्लीटेड शीट। अब ये देखो, अल्फा हेलिक्स में कैसे, जैसे स्प्रिंग की तरह, सॉरी मैंने आपको वाला बता दिया, ये अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, जो सीधा एक दूसरे के साथ जो है वो चल रहा है, दिस इज अल्फा हेलिक्स। और ये है प्लीटेड शीट्स। अभी नजर आ रही है आपको कैसे एक दूसरे के ऊपर तय दर तय जो है वो जुड़ी हुई है, शीट की शक्ल में लगी हुई है। ऐसे नहीं है कि वो कोई वो करिए, देखिए एक शीट दूसरी, मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि जैसे आप कोई कर्टन्स के वो फोल्ड्स देखो, जो इस तरह की जो चीजें होती हैं उनमें इस तरह की शीट्स बनती हैं। तो दिस इज बीटा प्लेटेड शीट और दिस इज हेलिक्स के वो स्प्रिंग की तरह एक दूसरे के साथ जो है ऐसे गोल 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 गोल। और ये जो एक टर्न होगा, यानी यहां से लेकर यहां से यहां तक, ठीक है, ये एक टर्न बनता है। इस एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड आते हैं। दरमियान से आप देख लो, यहां से शुरू हो रहा है, यहां से ये सारा यहां तक, दिस इज वन टर्न, ठीक है। तो इस एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड आते हैं। अब समझ आ गई सारी बातों की। और ये सिंपल प्लीटेड शीट जो एक दूसरे के ऊपर प्लेट्स की तरह हम फोल्ड करते हैं। और ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, पता नहीं चल रहा वहां पे क्या हो रहा है, आपस में चेन्स एक दूसरे के साथ वो जो है वो मिक्स कर रही है, कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, इस तरह करके। तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। लेकिन इसमें देखें क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है कि उसमें और भी ज्यादा, जैसे ये टर्शरी स्ट्रक्चर हो कि आपको डबल ट्रिपल कर दिया हो और वो और बिल्कुल अंदर मिक्स होके गोल सा उसने ग्लोब्यूलर सा स्ट्रक्चर बना देना है, और कुछ नहीं पता कौन सी चेन कहाँ जा रही है, कौन सी कहाँ जा रही है, कोई उसमें अरेंजमेंट नहीं, बस एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे सारे चारों तरफ से जो है वो उलझ के उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया। सो दिस इज कॉल्ड दी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप के लेक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।